कभी सोचा है कि बर्फ से ढका हुआ एक दूर दराज का द्वीप पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को हिला सकता है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे ग्रीनलैंड पर हुआ एक जियोपॉलिटिकल टकराव दुनिया को एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर ले आया। तो सवाल ये उठता है, ग्रीनलैंड जो इतना शांत इलाका है, वो आखिर एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह कैसे बन सकता है? इसका जवाब ना एक शॉकिंग नंबर में छिपा है। एक ऐसा नंबर जो इस पूरी कहानी का स्केल बताता है। $8 ट्रिलियन। हाँ, सही सुना। इतना बड़ा नंबर है कि इमेजिन करना भी मुश्किल है। ये वो पैसा है जो यूरोपियन इन्वेस्टर्स ने यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया हुआ है। और यही वो फाइनेंशियल पावर है जो यूरोप के हाथ में एक जबरदस्त हथियार थमा देती है। तो यूरोप इस जबरदस्त फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल आखिर कर कैसे सकता है? यहीं से शुरू होती है सेल अमेरिका, यानी अमेरिका को बेचो की एक बहुत ही खतरनाक थ्योरी। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अच्छा, ये पूरी डिस्कशन शुरू कहाँ से हुई? ये शुरू हुई डॉयचे बैंक के जॉर्ज सारावेलोस के एक नोट से। उन्होंने क्या कहा? ध्यान से सुनिए। अपनी पूरी मिलिट्री और इकोनॉमिक ताकत के बावजूद यूएस की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वो अपने बिल्स पे करने के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है। अब सोचिए, हैरान करने वाली बात है ना, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और वो फाइनेंशियली स्टेबल रहने के लिए बाहर के देशों पर निर्भर है। और ये डिपेंडेंसी कितनी गहरी है, जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। बिल्कुल साफ दिख रहा है। यूरोपियन कंट्रीज के पास बाकी पूरी दुनिया को मिलाकर जितना यूएस डेट है उसका लगभग डबल है। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्बैलेंस है। इसको ना एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी को बहुत सारा पैसा उधार दिया है, तो जाहिर है आपके पास उस पर एक तरह का कंट्रोल आ जाता है। फाइनेंशियल लेवरेज बिल्कुल यही चीज है, बस ग्लोबल स्केल पर। ये किसी देश को ये धमकी देने की पावर है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे सारे एसेट्स बेच देंगे और तुम्हारी इकोनॉमी को हिलाकर रख देंगे। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या यूरोप सच में इस धमकी को पूरा करेगा? ऐसा करना क्या अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं होगा? हाँ, चलिए अब कहानी का दूसरा साइड देखते हैं। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसिन ने इस आइडिया को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, ये एकदम झूठी कहानी है। और अमेरिका ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि उनका साफ मानना है कि ये तो आपस में तबाही लाने जैसा है, म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। और यहाँ से ना कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। यूएस ट्रेजरी ने क्लेम किया कि डॉयचे बैंक के सीईओ ने उन्हें पर्सनली फोन करके उस रिपोर्ट से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन बैंक क्या कहता है? बैंक कहता है कि उनका रिसर्च डिवीजन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो ये एक क्लासिक उसने कहा इसने कहा वाला केस बन गया है, जिसके दांव पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं। तो आखिर में डिलेमा क्या है? देखिए, एक तरफ सेल अमेरिका ट्रेड यूएस पर जबरदस्त प्रेशर डाल सकता है, पर दूसरी तरफ इतनी बड़ी सेल ऑफ से यूरोप के खुद के पोर्टफोलियो को भी उतना ही भारी नुकसान होगा। इससे कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन, यानी ऐसी फाइनेंशियल तबाही जिसमें दोनों का नुकसान तय है। तो क्या ये सब सिर्फ कागजी बातें हैं, थियरी है? बिल्कुल नहीं। जब तक पॉलिटिशियंस आपस में डिबेट कर रहे थे, मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। और एक बात तो पक्की है, जब पैसा बोलता है तो सब सुनते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं रह गई थीं, ये एक्शन में बदल रहा था। इन्वेस्टर्स वो घबरा रहे थे और सेल अमेरिका ट्रेड अब सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि मार्केट का एक रियल ट्रेंड बनता जा रहा था। और नंबर्स इस बात का सबूत है। इसी हफ्ते यूएस ट्रेजरी यील्ड्स, मतलब सरकार जिस रेट पर पैसा उधार लेती है, वो कई महीनों के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई। साथ ही यूएस डॉलर इंडेक्स, जो डॉलर की ताकत को नापता है, वो भी नीचे आ गया। ये सारे साइन थे कि मार्केट में रियल टेंशन है। 4.26%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये यूएस गवर्नमेंट के लिए उधार लेने की लागत में बढ़ोतरी है, जिसका मतलब इसका सीधा असर वहां के टैक्स पेयर्स की जेब पर पड़ता है। और फिर जो डर था वही हुआ। पहला डोमिनो गिरा। डेनमार्क के एक बड़े पेंशन फंड एकेडेमिकर पेंशन ने अनाउंस कर दिया कि वो अपने सारे यूएस बॉन्ड्स बेच रहे हैं। और वजह क्या बताई? उन्हें यूएस गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पर भरोसा नहीं था। ये एक छोटा लेकिन बहुत पावरफुल सिंबॉलिक मूव था। और इस पर अमेरिका का रिएक्शन बहुत ही तीखा और कह सकते हैं थोड़ा इंसल्टिंग।
ट्रेजरी सेक्रेटरी ने डेनमार्क के इस इन्वेस्टमेंट को इररेलेवेंट यानी बेमतलब का कहकर डिसमिस कर दिया। ये तो आग में घी डालने जैसा काम हो गया। एक डिप्लोमेटिक टेंशन अब पर्सनल फाइट बनती जा रही थी। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? बड़ी पिक्चर क्या है? चलिए अब इस पूरे मामले के गहरे मतलब को समझते हैं और ये जानते हैं कि आखिर ये एक जियोपॉलिटिकल वेकअप कॉल क्यों है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड ने इसे कहा एक वेकअप कॉल, इतना बड़ा जो पहले कभी नहीं मिला। देखिए, जब यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करती हैं तो समझ जाना चाहिए कि मामला कितना सीरियस है। ये अब सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं थी, ये यूरोप के फ्यूचर का सवाल था। तो इस पूरे एपिसोड से हमें क्या सीखने को मिलता है? मोटे तौर पर 3 बातें। पहली, अमेरिका उतना भी इनविंसिबल नहीं है जितना लगता है। वो फॉरेन कैपिटल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। दूसरी, यूरोप को अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को सीरियसली मजबूत करने की ज़रूरत है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट, आज की दुनिया में जहाँ पैसा एक हथियार है, वहाँ जियोपॉलिटिक्स और फाइनेंस को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। और इसी सोच के साथ हम इस चर्चा को यहाँ ख़त्म करते हैं, एक आखिरी सवाल के साथ। जब पैसा ही हथियार बन जाए, ऐसी दुनिया में पावर यानी ताकत का असली मतलब क्या है?